हेलो एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए के ए शेज़िन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत 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 अच्छे होंगे और सैम्पल पेपर पाने के बाद भी और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत कुछ करने वाले। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के ज्योग्राफी पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आधा से आधा चैप्टर को, आधा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। क्या है सिलेबस? जिसको आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो मैं चीज़ें इधर मैं बाद में बताता हूँ, प्रमोशन वगैरह थोड़ा बाद मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा ज्योग्राफी SCERT NCERT नहीं है, ये SCERT है जो बिहार बोर्ड फॉलो करता है। इसमें पार्ट ए की बात करें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी देख लेना। वीडियोस बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझाया गया है, वरना तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा साल भर में किताब खत्म तो होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसका प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा हमारा सैम्पल पेपर और साथ में सेंटअप पेपर आपको देखना ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखो पार्ट बी, जिसको आप लोग जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इस टॉपिक से कंप्लीट ये जो आपका 6 चैप्टर दिख रहा है, इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला आपको 4 को आपको सब्जेक्टिव देगा इसमें से, जिसमें से आपको 2 को बनाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे जो बहुत बच्चे वाले ऑब्जेक्टिव होंगे, वो आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 तक कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। ये पार्ट बी, इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लेना। एंड जिनको ये चाहिए सैम्पल पेपर, चाहे वो साइंस का हो या फिर सोशल साइंस का, अभी 50% फर्स्ट 100 स्टूडेंट, कुछ ही सीट बाकी है। आप फटाफट से जाके 50% डिस्काउंट ले लो ना। आप सिर्फ वनली 200 में मिल जाएगा। नंबर यहाँ पे दिया गया, सिंपल से आप मैसेज करना, आपको स्कैनर सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके इजीली आपको PDF मिल जाएगा। PDF मिलेगा। बहुत लोग वहाँ जाके बोल रहे हैं कि अब भैया हमको बुक चाहिए, घर पे चाहिए, वो चाहिए। यार वीडियोस को पहले देख लिया करो कंप्लीट, इतना जल्दी किस बात का रहता है तुम्हें। और एक चीज़, हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैंने कल से प्रॉब्लम वो फेस कर रहा हूँ। कुछ मतलब मैं बहुत माइंड में 0.0 कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। तो अगर उनको मेरा एक ही ये है कि आप जो चीज़ कर रहे हो और आपको पता नहीं आप किसके सामने वो चीज़ कर रहे हो, तो यही है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, काबिल तारीफ़ है। लेकिन आप गलत आदमी के सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, तो सही जगह वो दिमाग लगाना तो बहुत अच्छा आगे जाओगे। उम्मीद करते हैं जो लोग ऐसा करने का कोशिश कर रहे थे वो समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो। सिंपल सा 200 पे करना आपको मिल जाएगा। और किसी को अगर चाहिए कि नहीं, हम मेरे को बस साइंस चाहिए या फिर मेरे को बस SST चाहिए, तो सोचा जा सकता है आने वाले टाइम पे। और साथ में मैथ के लिए भी कुछ बन रहा है, मिशन मैथ आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया हम लोग का प्रमोशन। ये हम लोग का बुक का कवर है। बुक जल्दी नहीं मिलता, PDF चाहिए तो कॉमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। नोट्स वहाँ पर आपको अपलोडेड मिल जाएगा। टू द पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला पार्ट बी सेक्शन 1 क्या है, नेचुरल डिजास्टर इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बार ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं, डिजास्टर क्या होता है। अगेन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वहाँ मैं बता दूंगा, जहाँ से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आपको पूछेगा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन बन गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सडनली होता है, बोल के नहीं होता है कि भैया हम आ रहे हैं आप लोग रेडी रहिएगा, ऐसा नहीं होता, सडनली हो जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, कम्युनल राइट हो गया, टेररिज्म हो गया। ठीक है, इसमें से कुछ आपका मैन मेड डिजास्टर है और कुछ आपका नेचुरल डिजास्टर है। और ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है इसमें से कौन सा मैन मेड डिजास्टर है। और ऑप्शन में पता है क्या रहेगा आपका, टेरर वाला रहेगा कि टेररिज्म अटैक कर रहा है, वो वाला ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगर नेचुरल रहा तो आपको ये रहेगा, ज़्यादा से ऑप्शन अर्थक्वेक रहेगा, या तो फिर आपको आपका वॉल्केनो या फिर अदर चीज़ें रहेंगी। ठीक है, वो मैं तुम्हें देखते देखते बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। 2 टाइप का डिजास्टर होता है, आपको मालूम है। एक होता है नेचुरल, जो प्राकृतिक होता है, डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर सच एज, जैसे एग्जाम्पल याद रखना, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है, और सुनामी जो है ये किस वर्ड से लिया गया है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, तो ये जापानी वर्ड से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, साथ में याद करते रहना। जब नोट्स जब देखोगे तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट बोला उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देखना। ठीक है, आपका फ्लड हो गया और आपका ड्रॉट हो गया। मैन मेड डिजास्टर की बात करेंगे हम लोग मैन मेड के लिए। तो मैन मेड
तुम्हारे जैसे मेरे जैसे हम लोग जो कुछ कुछ चीज़ें बना देते हैं, ठीक है। डिजास्टर कॉज बाय मैन मेड रिसोर्सेज, उसको क्या बोलेंगे, मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कम्युनल राइट हो गया, आग लगा दिए, जैसे मैंने लगा दिया था बचपन में, अभी तो ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग चैनल पे आग लगा रहे हैं, है ना। याद रखना, एग्जाम्पल पूछेगा नेचुरल मैन मेड का, ठीक है, ये जो याद रखना, और साथ में डिजास्टर का डेफिनेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़े से कुछ हम लोग बात करेंगे, क्या 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 है बात, कि सुनामी आखिर है क्या। देखो सुनामी कब होता है, देखो जब when ड्यू टू earthquake अकर इन द सी फ्लोर, जब क्या होता है अर्थक्वेक होता है, ठीक है, तब जो सी समुंदर का फ्लोर, सी फ्लोर होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका वाइब्रेट होता है, जिसके कारण से जो वाटर होता है उसको वेव के कारण से वो कोस्ट पे जाके टकराता है, वापस से वो कोस्ट समुद्र के तरफ आता है, फिर वो थोड़े से कुछ हाइट आ जाते हैं, फिर वो वापस से कहाँ चल जाता है, ज़मीन पे आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुनामी। कुछ नहीं समझ में आया ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सुंदर सा ये रहा, तो मस्त यहाँ पे मौज कर रहे हो, ठीक है। समुंदर पानी यहाँ से आया आया आया, आपका सिंपल से यहाँ पे भूकंप हुआ, ठीक है, आया आया यहाँ से वाइब्रेट हुआ, ये आया इधर इधर टकराया, ठीक है, फिर गया, फिर इधर से आते आते आपको उधर आ गया, ठीक है, उधर चला गया, एंड फिर कुछ मीटर ऊपर चला गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आगे और भी है। अगर और बात ये है कि अगर ये ज़्यादा उठ के सीधे सीधे कहाँ चला गया, फैल गया पानी इधर उधर, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, वो बाढ़ आ गया पानी, ठीक है, फ्लड आ गया। यही सब चीज़ें छोटी सी, उम्मीद करते हैं आपको इरेज कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सुनामी किस वर्ड से आया, जापानी, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और आपसे डेफिनेशन पूछेगा सुनामी का क्या होता है डेफिनेशन, या फ्लड का, ठीक है। ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मत रखना, लेकिन सुनामी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया। उसके बाद कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं याद रखना, नेचुरल डिजास्टर जैसे एग्जांपल के लिए फ्लड हो गया, डॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट है जैसे हो गया साइक्लोन हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, या लाइन स्लाइड हो गया, ये सब कुछ नेचुरल डिजास्टर है ये। बट ड्यू टू लार्ज स्केल इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज स्केल में इफेक्ट करता है, सबसे दूर तक को इफेक्ट करता है, वो क्या क्या है याद रखना, फ्लड हो गया, आपका ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और पता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे, कि आप बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि इसी टाइप से, इनमें से कौन सा ऐसा ये है नेचुरल डिजास्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो याद रखना, फ्लड ऑप्शन में रहेगा तो फ्लड को टिक करेंगे, आपको ड्रॉट रहेगा तो ड्रॉट को टिक करेंगे, अर्थक्वेक को करेंगे तो अर्थक्वेक, सुनामी को तो सुनामी, ठीक है। तीनों एक साथ, चारों एक साथ नहीं रहेगा, या तो ऑल ऑफ दिस रहेगा ऑप्शन में, ये सब चीज़ें रहेंगे, याद रखना। और ये एक चीज़ यहाँ से आता है कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो है बाढ़ जो है, फ्लड जो है, वो किसको किसको इफेक्ट करता है, ज़मीन को, बकरी को, घर को, इंसान को, तो ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन रहता है, तो वो टिक करके आना। मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ रफली, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में देखना तुम्हारे लिए रेडी होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये खुद से नहीं, अपना 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ बात कर ली, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। ये पूछा है क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक का, हाँ मैंने तो किया है, ठीक है, आप लोग भी किए होंगे, है ना। चलिए, एनी वाइब्रेशन इन द अर्थ कॉल्ड अर्थक्वेक, कोई भी वाइब्रेशन होता है अर्थ में उसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, अर्थक्वेक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि अर्थक्वेक को आप किससे मेजर करते हो, ठीक है, याद रखना, रेक्टर स्केल। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक को आप किससे मेजर करते हो, तो रेक्टर स्केल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 2024, 25, 26, 27 जब भी हो आज तो जाएगा, याद रखना, ठीक। और कुछ बातें, हाँ बिल्कुल करेंगे ना, इसलिए तो आए हैं। व्हेन देयर इज अ फॉल ऑफ मोर देन 25% एवरेज मैनुअल रेनफॉल, उसको क्या कंसिडर करेंगे, ड्रॉट कंडीशन। अगर नॉर्मली बात करें इन एरिया जो रिसीव करता है लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, उसको क्या बोलेंगे, जैसे ड्रॉट हो गया, कंडीशन इमर्ज करता है एवरी ईयर। यानी इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जब जो है फॉल होता है, गिरता है क्या, मोर देन 25% से भी ज़्यादा कम हो जाता है अगर रेनफॉल, तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, सुखाड़। पानी नहीं होगा तो कहाँ से बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली जो है कितना रिसीव किया जाता है रेनफॉल, ये याद रख सकते हो, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना CM। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। ये हर साल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है, आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो उन्होंने अपने अपने स्टोरी बताया होगा कि हमारे टाइम पे इतना खतरनाक बाढ़ आया करता था, हम लोग बहुत दिन से खाते नहीं थे, तो ये सब स्टोरी आपको सुनने मिलेगा, तो एक बार ज़रूर जाके सुन लेना, मज़ा आएगा, है ना। चलो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जो मुझे मालूम है कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
यू हैव सीन लास्ट की 2008 की बात करें न्यूज़पेपर टेलीविजन हाउ डिस्ट्रैक्टिव बाय कोसी फ्लड द चैनल कोसी रिवर फ्लोइंग हैड चेंजेस दिस इंसिडेंट नॉट न्यू फॉर पीपल ऑफ बिहार। लेकिन 2008 का मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, तब तक तो मैं हो चुका था। लेकिन तुमसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, बिहार का शोक किसको बोला जाता है। याद रखना कोसी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखना, बिहार का शोक किसको बोला जाता है, यानी सोरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, तो कोसी को। और मैं तुम्हें और एक हिंट दूँ, यहाँ पे ना सोरो ऑफ बिहार के जगह यहाँ पे सोरो ऑफ बंगाल या समथिंग कुछ क्वेश्चन में है, ठीक है। आप लोग अगर सेंटअप पेपर या कोई भी पेपर देखोगे मॉडल पेपर में, उसमें है, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, कोसी को याद टिक करके आएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। आई थिंक मैंने भी यही करके आया था, ठीक है, सोरो ऑफ बिहार में। तो सोरो ऑफ बिहार नहीं पूछा था, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल या समथिंग ऐसे कुछ पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। अगर सोरो ऑफ बिहार रहे तभी आप कोसी को टिक करना, ठीक है, अदरवाइज कुछ और ही ऑप्शन रहेगा, ये बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सोरो ऑफ बिहार चांसेस ज़्यादा है, सोरो ऑफ बिहार पूछेगा तो कोसी टिक करके आएंगे और 1 नंबर बचा के आएंगे अपने से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को याद होगा, रिकॉल कीजिएगा अगर है तो, ठीक है, कि 1934 को क्या हुआ था, ठीक है। वहाँ क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा क्रैक्स लैंड सरफेस पे पाए गए थे, ठीक है, और बहुत थाउजेंड ऑफ पीपल डेथ हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, बिल्कुल यहाँ से एकदम डेट शीट लेके बैठो, अगर जिन्होंने प्रिंट करवा लिया है, ठीक है, जो लोग मेरे दिए गए PDF को प्रिंट करवा लिया, वो आप ना कोई एक साइड में, जहाँ पे आप SST के सेक्शन में जाकर के साइड में आप कहीं चीज़, ये चीज़ ऊपर में नोट में जाके लिख दोगे पेंसिल से, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या ये डेट आप लिख देना। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन ऑफ इंडिया कब आया था, 29 दिसंबर 1919। एग्जाम के रात को आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, बट जो मैंने दिया है सैम्पल पेपर या फिर सेंटअप पेपर, उसमें अगर ये छोटी छोटी चीज़ें लिख के रखोगे तो फटाफट से चीज़ें रिविजन भी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने सारा रिवाइज कर किया, ठीक है। साइक्लोन आया था कब, 29 दिसंबर 1919। याद रखना कब, 29 दिसंबर, याद रखेगा साइक्लोन आया था, ठीक। आगे अगर अर्थक्वेक की बात करें तो वो कब आया था, 1934 को आया था। अर्थक्वेक कब आया था, बोलो ना जी, 1934, इंडिया की बात कर रहा है। और बहुत ज़्यादा सुखाड़ कब आया था, 1966, ठीक है, याद रखना 1966। और सुनामी की बात कर लेते हैं, मेजर की बात कर रहे हैं तो 26 दिसंबर 2004, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं भी अगर आप प्रिंट करवा ले हो तो ये चीज़ लिख लेना, जो लोग नहीं लिए ले लेना, जिनके पास अभी नहीं है बाद में लेंगे, तो आप इसको अपने नोट्स में कॉपी में लिख लोगे। वैसे ये नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उसके बाद एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सुनामी जो है हैवी आपका डिस्ट्रक्शन करता है, यानी विनाशकारी जो होता है, कहाँ पे होता है, ईस्टर्न कोस्ट। याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि सुनामी कहाँ पे ज़्यादा हैवी मतलब नुकसान करता है, ठीक है। तो आप याद रखना ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड में, कहाँ पे, 2002 में। या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2002 में सुनामी आया था तो कहाँ पे ज़्यादा आपको ये डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, तो ईस्टर्न कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप सिलेबस को पकड़ के रखोगे, अच्छे से करके रखोगे, तो आपसे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बिना ऑप्शन देखे, मतलब कि बिना आंसर कीज देखे आप कर सकते हो। तो ये हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इसी के अंदर आएंगे, या चाहे सब्जेक्टिव हो, मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग इसमें फ्लड और ड्रॉट की बारे में बात करेंगे, इसको किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, वही सब चीज़ें। फ्लड क्या है, बाढ़ क्या है, जब बहुत ज़्यादा मानसून रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समुंदर तालाब नदी वगैरह का जो सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बाढ़ बोलेंगे, ठीक है, फ्लड बोलेंगे। नेक्स्ट है डॉट की बात करें, ये क्या होता है, जब क्लाउड जो हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, छुप जाएगा, कब, रेनी सीजन में, बारिश ही नहीं होगा, एकदम चमकता धूप हो जाएगा, ठीक है, आपको दिन भर ग्लूकोज भी ना पड़ेगा, फार्मर जो है वर्क नहीं कर पाएंगे काम में, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्रिंकिंग, बहुत जगह पानी का कमी हो जाता है ना, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉट बोलेंगे, सुखाड़ बोलेंगे। तो दोनों का डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट, फ्लड और ड्रॉट में क्या डिफरेंस है याद रख लेना, ठीक है। डिफरेंस पूछे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुमको अच्छा एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कॉपी है, तुमको अपने कॉपी को कुछ अच्छे से डेकोरेट करना है, सजाना है, फूल मत बनाना। देखो कैसे करना है, जैसे ये तुमने आंसर लिखा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। कोई टीचर अच्छे वाले टीचर है तो आपको नंबर दे दिए, हाँ ठीक है, नंबर तो मिल जाएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, जैसे एक्सेसिव मानसून रेनफॉल ये हो गया, आप इसको हाईलाइट कर दिए, तो आपका मार्क्स देने का जो चाहिए है
मार्क्स बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ मैं बताते रहता हूँ, वीडियोज़ को देखा करना हर एक चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है, लेकिन बने हैं। देखिए, ड्यू टू अनसर्टेनली मानसून वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया अफेक्ट होता है किससे, अपना बाढ़ से। कुछ आपको यहाँ पे फ्लड है, रीजन है जो आपको, या रिवर का नाम है, याद करना है कहाँ पे। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कोसी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बिहार में। आपको याद है बिहार को किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दामोदर और आपका जो ये तिस्ता है, ये किस कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा रिवर है, तो दामोदर और तिस्ता, याद रखना, ठीक है। कैसे, क्या क्या पूछेगा, ये तो बोलेगा बिहार में कौन सा नदी है, तो कोसी, ठीक है। या तो ऐसे पूछेगा कोसी कहाँ पे है, बिहार में। कहीं से भी पूछे बता दोगे, हाँ बिल्कुल। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, तो आसाम में। एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे फ्रेम हो रहा है, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। कृष्णा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। एंड आपका नर्मदा कहाँ पे, गुजरात में। देखो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, इसमें से कोई ना कोई एक ना एक आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब ये वाला चाहिए, ये वाला ना तुम लोग अगर प्रिंट करवा चोगे तो उसमें कहीं लिख लेना कि भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे है, तो सतलज में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 का 5, ठीक है। नर्मदा प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, तो नर्मदा में। याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नागार्जुन की बात करें तो कहाँ पे है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो कृष्णा में है, ठीक है। कावेरी प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपको याद आएगा, कावेरी। रिहान डैम की बात करें तो रिहान। और ये सब कुछ आपको आर्टिफिशियल रिजर्वर की बात का नाम दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम लोग याद करना। ये पूरा का तुम लोग घोट वोट के जैसे भी हो पी लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बता के जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आपके अब जो बताए एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और क्वेश्चन आएंगे यहीं से, हम लोग पढ़ ही रहे बुक, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, याद रखना। कौन नदी कहाँ पे है, किस पे डैम बनाया गया, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, 5 में से कोई एक ना एक आएगा। कहीं भी लिख के रख लो, नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। आ जा भाई, पढ़ने का मन नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, किस नदी पे, नील। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, द हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश 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 डैश। ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, आपको क्या टिक करके आना है, नील पे, ठीक है। प्लेस कहाँ पे ये है, असवान, ठीक है, याद रखना। ये आपसे ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस है कि नील ही पूछेगा, है ना, कहाँ पे, किस नदी पे, तो नील, याद रहेगा, बिल्कुल। अब हम लोग कुछ और चीज़ें मैनेजमेंट में आते हैं। मेरा मानना है कि आप ये सब चीज़ें खुद से भी कर सकते हो। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा समझो कि अगर बाढ़ आ गया तो तुम कैसे बचोगे, हैं, बोलो बोलो, पर लगा के उड़ोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। कुछ कुछ चीज़ें जो तुम जानते हो, है ना, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, मुझे मालूम है, बस तुम लोग शकल से मासूम हो, है ना। चलो मेरे तरह आगे बढ़ेंगे। फ्लड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, है ना, एम्ब्रैकमेंट बनाएंगे। ये इम्बैकमेंट क्या होता है, तटबंध। जो हम लोग नॉर्मली जो बाढ़ वाड़ आता है तो हम लोग, है ना, कुछ लगा देते हैं ताकि पानी इधर ना आ पाए, है ना, ब्रेकेज टाइप समझ जाइए, ठीक। डैम्स बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, सेम टाइप का आप समझ सकते हैं ना। चलिए, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ अल्टरनेटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लड बताने के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि आप बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ बताना है आपको। तो क्या क्या देखो, जो अपना एम्बैकमेंट्स है ये सूटेबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉरी, सस्टेनेबल मतलब कि टिकावट वाला नहीं है। अगर वो बांध जो आप डाले हैं अगर वो टूट गया तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, भीषण हो जाएगा भाई, ठीक है। एक साथ सबको ले डूबेगा, है ना, नैया सबका पार लगा के ही मानेगा, इस पार से उस पार, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, मतलब टिकावट वाला काम करना, अच्छा वाला काम करके रखना है। ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप क्या रखें, एक चेयर लगा के रख दिए, हाँ भाई आप आराम से सो रहे, अब तो पानी आए नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना। चलो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विथ कॉस्ट इफेक्टिव, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्ट जो हाउस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग नदी के किनारे घर ही नहीं बनेंगे, है ना। मैं अपने आसपास की बात कर रहा हूँ, एक जगह है, वैसे वो नदी नहीं है हमारे इलाका, इसे गड्ढा है बहुत ज़्यादा, है ना, तो पानी वानी अक्सर जो आता था तो वहीं जमा होता था, तो एक इंसान वहाँ पे घर बना लिया बिना पूछे, ठीक है।
अब जो पानी बारिश ज़्यादा होता है, जितने भी बारिश के पानी है वो थोड़ा डाउन इलाका में सारा पानी वही जाता है, बारिश भी होता है फिर भी उनका घर डूब जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको पता करना होगा भाई, ऐसा जगह नहीं बना लिए कि पता चला 12 महीना पानी आते रहता है ना। तो ये भी चीज़ें देखनी है। और पानी एक दिन में तो सूखेगा नहीं, पानी अगर हो गया तो समझ जाओ 5 महीना लग जाएगा, अगर धूप नहीं हुआ तो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो याद रखना है। तो मैं उनको देखता हूँ वो टायर से आना जाना कर रहे थे ट्यूब लगा करके, है ना, तो अपना मेथड से लगा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देख के रखना होगा। और उसका जो फाउंडेशन वॉल है, हाँ पता आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन आपने फाउंडेशन वॉल अच्छा से बनाया है, सीमेंट से या फिर कंक्रीट से, बालू गिट्टी से बनाना है। ऐसा नहीं आप ऐसे थोड़ा मोड़ा दे करके निकल लिए, पता चला बाढ़ में वो भी आपका निकल जाएगा। ठीक, घर, हाउस शुड बी पिलर, पिलर वाला हाउस होना चाहिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ द पिलर शुड बी मोर। आपने देखा होगा जब भी घर बनता है तो ज़मीन को खोद के वापस से उसको क्या बोलते हैं उसको यार, वो इससे पिलर बनाता है। ठीक है, समथिंग, तुम लोग, मैं जो बोलना चाह रहा था तुम लोग समझ रहे होगे, है ना। तो ये सब कुछ अल्टरनेटिव मेथड है, आप बच सकते हो किससे, बाढ़ से, फ्लड से। और कुछ चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग क्या होगा, जहाँ पे बाढ़ वाला इलाका है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या सिखाएंगे, लोगों को तैरना सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, क्योंकि जब बाढ़ आ जाएगा तो वो चीज़ें बच करके आ सके। और हम लोग क्या बचा के रखेंगे सिस्टम, कुछ डीडीटी हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और रिमूव ऑफ डेड एनिमल, ये सब क्या करेंगे, जैसे डीडीटी रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रखेंगे। बाढ़ के टाइम में जो भी जानवर होता है उनका भी जान है, वो भी आएंगे ना आपके पास। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए आप छिड़काव करके रखेंगे तो वो आपसे दूर रहेगा। ठीक है, और एक दूसरे का हम लोग को मदद करेंगे बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन है, तो आप ये सब पॉइंट उसमें, ये वाला क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो। अगर आप अगर पूछ दिया कि आप बाढ़ से किस तरीके से बचा सकते हो, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख देना कि हम अपने पास फ़ोन रख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो समेट लेंगे। ठीक है, अपना 10th का मार्कशीट जो हम लोग को मिलेगा वो रख लेंगे, फ़ोन रख लेंगे, फ़ोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अपना कपड़ा छोड़ देंगे लेकिन फ़ोन नहीं भूलेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग रख लेंगे, हाई प्लेस में चले जाएंगे जलता, और जब तक हम लोग का सिचुएशन सही नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग सुखाड़ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट ड्रॉट का, ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ से क्या होता है, बहुत सारे शॉर्टेज हो जाते हैं, रेनफॉल का, पानी का कमी हो जाता है, जिससे क्या क्या कारण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि सुखाड़ के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये सब चीज़ें करके रखना, एग्जाम में आएगा तो पछताना ना पड़े। ठीक है, ये मानता हूँ 4 नंबर का है, लेकिन एक एक नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, एक नंबर तुम्हारा 1% बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और तुम्हारा नंबर बढ़ने वाला है। और बोर्ड का मार्क्स है, एक ही बार बढ़ेगा। ठीक है, क्लासेस, कोई भी क्लासेस में होता है कि ठीक है भाई होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है आप समझ सकते हो पानी का कमी से। सबसे पहले जो भी अनाज है, ठीक है, वो शॉर्टेज हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, है ना। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए भी नहीं रहेगा। और अदर अदर जो भी कैटल है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, 3 है, याद रख लेना। अब कुछ चीज़ें और बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि हम लोग अभी जानेंगे कि बिहार, सॉरी, इंडिया में कुछ कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे क्या होता है, लगभग हर साल सुखाड़ आता है, पानी का कमी हो जाता है, शॉर्टेज, बहुत चीज़ें। ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रॉब्लम बता चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या आइडेंटिफाइड किया कि 77 डिस्ट्रिक्ट्स है जो क्या होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हर साल सुखाड़ आता है। जैसे कुछ स्टेट नाम याद रखना, राजस्थान, वैसे नाम सुन के पता नहीं, हम मेरे भी दिमाग में आता है राजस्थान सुन के कि पानी का कमी है ना, ऐसा आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, फिर भी हो जाता है कई कई जगह। तो याद रखना, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश। तो क्या याद रखना इसमें कि आपसे पूछेगा कि कुछ ऐसे नाम बताओ जहाँ पे सुखाड़ आता है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो आप ये सब जगह का ये नाम याद रखना। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 77, बुक के डाटा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, और जहाँ मैं बोला इंपॉर्टेंट मतलब वो बोलो बोलो, हाँ इंपॉर्टेंट ही है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। आप सुखाड़ सब कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे 2 टाइप के, या तो आप लॉन्ग टर्म मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सुखाड़ से बचने के लिए नॉर्मली हम लोग जो भी वेल है, पाउंड है, कैनाल है, ये सब को हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, द प्रॉब्लम डॉट हैज़ बीन सॉल्व लाइंग नेटवर्क, जैसे चैनल बनाया गया यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में, ये सब कैनल्स बनाया गया पानी को स्टोर रखने के लिए। अगर आप क्या कर सकते हो,
या फिर अगर आपको सॉरी ये लॉन्ग टर्म में है ना, मिस्टेक हो गया। आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म की बात करें आप सिंपल सा ट्यूबवेल बोरिंग से आप पानी को मतलब सुखाड़ मैनेजमेंट कर सकते हो फिलहाल के लिए। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है। तो वही जो आप समझ रहे हैं अभी, द वाटर लोकेटेड इनसाइड द ग्राउंड, जो पानी कहाँ लोकेटेड है, बोलो ग्राउंड में, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, इनसाइड बोलो जी बच्चे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर, ठीक है। अच्छा ओके, फिर उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्यूबवेल, हैंडपंप, बोरिंग मशीन वगैरह से, ठीक है। वही चीज़ व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर याद रखना, ठीक है। और रिजल्ट के बाद आप अंडरग्राउंड हो जाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो, इसलिए पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं होता है, होता तो कुछ होता है, हाँ क्या होता है कि हम लोग सिंपल सा कलेक्ट करते हैं रेन वाटर और उसको क्या करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें कुछ होता नहीं है, जैसे घरों का जो रूफ में होता है, पानी में जो भी बारिश हुए उनको हम लोग टैंक में रख लेते हैं, पाइप के थ्रू घरों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे खाने के लिए तो नहीं करना चाहिए, बर्तन धोना या फिर कपड़ा या फिर नहाना, ठीक है, ये सब चीज़ें के लिए सिस्टम किया जाता है रेनफॉल हार्वेस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। या फिर सबसे अच्छा खेत में पानी देने के लिए, है ना, पानी स्टोर करके रख लीजिए और आप जब यूज़ करना हो आप इसीलिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये है वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाम से पता चल रहा है। जैसे हमारे चैनल का नाम बोलो, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, मतलब मैट्रिक में इंग्लिश है और मीडियम है, ठीक। अब आता है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है, क्या है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम नहीं, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। इस बार हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इधर भी पढ़ लिया जाए, उसके बाद काम को ख़त्म करेंगे। देखो, अर्थक्वेक और सुनामी की बात करें, ये दो सच नेचुरल डिजास्टर है, हाँ हम लोग को आज पता चला ये दोनों नेचुरल डिजास्टर है ना, जो किससे रिलेटेड है ये बात याद रखना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अगर हाईली सोचे, ठीक है, एकदम क्या सोचे कि कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो रिलेटेड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इस लेवल तक के क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो अर्थक्वेक और सुनामी याद रखना, ये चीज़ें हैं ना। चलो जो लोग पीडीएफ पढ़ते हैं भाई तुम लोग सावधान रहो, क्लास से आधा घंटा का घंटा का होता है, छोटा छोटा क्लास होता है, देख लिया करो, इसको याद रखना है ना। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, लैंड सरफेस में, सॉलिड सरफेस पे रहते हैं, हाँ जी रहते तो हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद पता होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, फायर वेव ब्लो हो रहा है, ठीक है, यानी आग का जो आंधी हो रहा है वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अंदर वो वोल्केनो, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करूँ सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर कितना होता है, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, ये याद रख सकते हो, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। उसके बाद हेयर द राइजिंग करंट एनर्जी डेवलप, वाइब्रेशन के कारण से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण से एनर्जी डेवलप हो रहा है। व्हेन द फोकस ऑफ दिस वाइब्रेशन जो पहुँचता है अर्थ सरफेस पे, उसी को हम लोग बोलेंगे अर्थक्वेक। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम लोग ओशियन में मिल गया, ठीक है, ओशियन में वाइब्रेशन होने लगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सुनामी बोलेंगे, जो क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। और ये जनरेट करता है कैसा, हॉरिजॉन्टल मोशन, कैसा मोशन, स्लो मोशन से नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर, जो ये क्या करता है, व्हेन द इंटरनल एनर्जी जनरेट होता है हॉरिजॉन्टल क्रिएट मूवमेंट के कारण से, और वो स्ट्राइक करता है कहाँ पे, कोस्ट पे, ठीक है, यानी तट पे वो स्ट्राइक करता है और क्या करता है, वो धीरे धीरे सुनामी के रूप ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यहाँ से चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 26 दिसंबर, 26 जनवरी नहीं, ठीक है, 26 दिसंबर है जी, 26 दिसंबर के 2004 में एक साउथ ईस्ट एशिया टू बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा खतरनाक क्या गया था आपका सुनामी आया था, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो साउथ ऑफ निकोबार आइलैंड, ये बात याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है, बताओ, तो आपको याद रखना होगा साउथ ऑफ आपका निकोबार आइलैंड। 26 जनवरी नहीं, 26 दिसंबर 2004 में कहाँ पे ये अर्थक्वेक, सॉरी सुनामी आया था, बे ऑफ बंगाल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछना हो तो ये पूछेगा कि बे ऑफ बंगाल में सुनामी कब आया, एक क्वेश्चन तो याद रखना 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। किस तरफ, साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ, किस तरफ से, तो साउथ ईस्ट एशिया टू बे ऑफ बंगाल। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो बोलो बोलो बोलो, हाँ देख के बोलो ना, निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक। वहीं पे मैं अर्थक्वेक यहाँ पे डेफिनेशन करके लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इसको डेफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, आप डेफिनेशन बोलो याद रखोगे, बिल्कुल रखेंगे, है ना। चलिए
और हाँ, यहाँ पे हम लोग अर्थक्वेक एंड सुनामी को किससे मेज़र करते हैं, किसके हेल्प से, तो ये चीज़ याद रखना, रेक्टर स्केल के इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, चाहे इंपॉर्टेंट वहाँ मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, मेरे नज़रों से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। 11 मुल्क की पुलिस मुझे खोज नहीं पाई है, मैंने कुछ किया ही नहीं इसलिए। नेक्स्ट है अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से बनेंगे वो तुम्हें अभी मैं बता देता हूँ ना, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया कितने हैं, सॉरी कितने बेसिस पे, कितने हिस्से में डिवाइड किया गया अर्थक्वेक जोन को, तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5, इंपॉर्टेंट है क्या, 5 अर्थक्वेक जोन, कितने इकोनॉमिक जोन बोल रहा हूँ, अर्थक्वेक जोन कितने हैं, 5 है, बोलो बोलो कितने हैं, बोलो ना जी, बोलो कितने हैं भाई, मैं क्या ही ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, सर्किल तो हो नहीं रहा हमसे, ये देखो 5 है ना, क्या है नाम, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे अक्सर, फ्री फायर वाले या फिर पबजी वाले या अदर गेम, मैं गेम नहीं खेलता, ठीक है, बट मुझे नॉलेज सब चीज़ का, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आता मतलब नहीं खेलता, मतलब खेलता, ऐसा नहीं, सब चीज़ का नॉलेज रखा है, काम देता है कभी कभी, ठीक है। चलो जोन 1 की बात कर लेते हैं, ये कहाँ किसके अंदर आता है, साउदर्न प्लेटू रीजन के अंदर आता है। यहाँ पे जो है ना, ये चीज़ याद रखना कि जोन 1 में थोड़ा सा क्या होता है, जो अर्थक्विक का क्या होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता, जोन 1 में बच के रहता है जोन 1। जोन 2 में आ जाओ, ये जोन जो है ये कोस्टल एरिया आपका पेनिसुलर इंडिया में पाया जाता है। अर्थक्वेक जो होता है यहाँ पे आता है, लेकिन चांसेस हैं आने के, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी और डेंजर क्या होता है, लिमिटेड होते हैं जोन 2 में, ठीक है। अगर बात कर ले जोन 3, ठीक है, जैसे राजस्थान का सम पार्ट आ गया, नॉर्दर्न गुजरात का, ठीक है, ये सब जोन में आ जाता है। इसमें जो होता है ना, यहाँ पे अर्थक्वेक देखा जाता है, बट कभी कभी ना बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी हो जाता है, जैसे जो 20th सेंचुरी ऑफ बिहार जो 20 अर्थक्वेक आए थे, ठीक है, हाई इंटेंसिटी से आए थे, 2008 में अर्थक्वेक आया था, 1934 में, 2008 में भी आया था, 1934 में भी आया था, ठीक है, ये जोन 3 के अंदर आते हैं, फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी आ जाते हैं, ठीक है। जोन 4 की बात करेंगे तो चांसेस डेंजर होता है, यहाँ पे डेंजर का चांसेस बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, नेमली हिमालय रीजन, नॉर्दर्न प्लेट्यू, ये सब कुछ कुछ जगह का नाम याद रखना है, आसाम वैली, नॉर्थ ईस्ट, ये सब जगह का नाम याद रखना है। इस कैटेगरी में अंडमान निकोबार आइलैंड को भी इंक्लूडेड है। तो और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोन 4 में ये चीज़ याद रखना, मुझे पता नहीं दिल में खटक रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड कौन जोन में आता है, तो जोन 4, ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, बट पता नहीं ये क्वेश्चन क्या पता पूछ ले तुमसे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जोन 5 की बात कर ले, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है याद रखना, असुरक्षित होता है, ठीक है, मतलब कभी भी डेंजरस अर्थक्वेक रीजन होता है, जैसे कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ये बात याद रखना, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कच्छ रीजन कहाँ पे है अपना, तो गुजरात में, ठीक है। चलिए ये बात रखना, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये सब, दार्जिलिंग इंक्लूडेड, यार मैं तो सोच रहा था दार्जिलिंग घूमने जाऊँ, बट नहीं जाना क्योंकि पढ़ लिया है ना। चलो, दीज रीजन ऑफ इंडिया हैव एक्सपीरियंस सेवरल आपका डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। सिंपल सा इसमें इस पेज में याद क्या रखना है, 5 जोन होता है, जोन 1 में थोड़ा सा मतलब निग्लिजिबल होता है, ठीक है, जोन 2 में थोड़ा सा होता है बट कभी कभी लेस इंटेंसिटी होता है, जोन 3 में आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और जोन 3 में हम लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, ये बात तुम याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। एग्जाम्पल कि बिहार किस जोन में आता है, तो जोन 3, ठीक है, बिहार, तो इसे याद रखना, बिहार को जब तुम डिवाइड करोगे बिहार, ठीक है, तो जैसे या मैट्रिक इंग्लिश मीडियम 3 पार्ट में आता है, जोन 3 याद रखना यार कि अपना बिहार, ठीक है, तो इस पार्ट में आता है, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में आया गया था इन बिहार, इतना ये याद रखना, 1934 को और 2008 को एक्सपीरियंस किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह में क्या हुआ, इंटेंसिटी थोड़ा कम पहुंचा, जिसके कारण से किसी को पता ही नहीं चला, जैसे मुझे तो याद नहीं आ रहा 2008 का बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट चीज़, और ये आखिरी, थोड़ा सा आखिरी, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, तो ये पेज इंपॉर्टेंट रहेगा। द वाइब्रेशन अराइजिंग एट द टाइम ऑफ अकरेंस द अर्थक्वेक मेनली डिवाइडेड इनटू, अर्थक्वेक को डिवाइड किया गया 3 चीज़ में, क्या क्या याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंपॉर्टेंट है सेक्टर में, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो सब तुम लोग देख चुके हो। यहाँ पे आपका है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है। चलो
अब जो पी वेव होता है ये फर्स्ट अराइव करता है सरफेस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले सरफेस में कौन सा वेव आ सकता है, ठीक है, फर्स्ट जो पहुंचता है, ठीक है, आता है, आना होता है सरफेस में, तो पी वेव। पी बोले तो पहला, पहला क्या फर्स्ट है, इस तरीके से शॉर्टकट। पी बोले तो पहली पहली बार मोहब्बत हुई है, ठीक है, कुछ ना आए सनम क्या करें, कुछ मत करो, पढ़ाई कर लेते अभी। पी वेव फर्स्ट वेव है जो अराइव करता है सरफेस ऑफ द अर्थ। याद रहेगा, पी वेव, बोलो बोलो, पहला पहला, ठीक है, पहला नशा पहला खुमार, वही वाला है ना। तो सरफेस ऑफ द अर्थ में कौन सा वेव पहले आता है, फटाफट बोलो, पी वेव। एस वेव क्या है, एस वेव जो है पहला, ये ट्रांसवर्स वेव है। तो कैसे याद रखोगे, ट्रांस, ये एस दिख रहा है, ऐसे याद रखना, ट्रांसवर्स वेव में कौन सा, एस वेव आता है। और इसका स्पीड जो होता है ये एस से हो गया, एस से स्पीड भी होता है, इसका क्या होता है, कम होता है, किससे, लेस देन प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव से कम होता है। एस से बोलो ना, एस से क्या, सुस्ता है, मतलब सुस्त इंसान है, ठीक है। स्लो, स्लो भी नहीं बोल सकते क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं, क्या बोल सकते हो, हाँ सुस्त है, ठीक है। ये एस जो है ये कैसा है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, और इसका स्पीड लेस है, लेस देन प्राइमरी वेव, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल वेव, जो ओरिजिनेट होता है सरफेस ऑफ अर्थ से। इंटेंसिटी इसका लीस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका इंटेंसिटी लीस्ट होता है, बताओ बच्चे, तो आपसे बताना होगा एल वेव का जो है वो लीस्ट इंटेंसिटी होता है। और ये कैसा मोशन करता है, हॉरिजेंटल मोशन करता है, ठीक है। वो कैसा, ट्रांसवर्स वेव होता है, यहाँ हॉरिजेंटल स्पीड से जाता है और रीच करता है कोई भी पर्सन कोई प्लेस में। लेकिन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा होता है, एल वेव होता है, याद रखना, लॉन्ग वेव, ठीक है, याद रख सकते हो। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, कुछ कुछ चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ। पी पहला नशा पहला खुमार, पी सबसे पहले पहुंचता है। एस स्लो स्लो पहुंचता है, इंटेंसिटी प्राइमरी वेव से कम है। एल लॉन्ग वेव, भाई नाम से पता चला बड़ा बड़ा काम करके रख चुका है ऑलरेडी, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, भले इसका क्या हो, क्या कम हो, इंटेंसिटी लेस हो, ठीक है। इंटेंसिटी एल से लीस्ट, इंटेंसिटी लीस्ट अगर बात करें, और डेंजर कितना, मोस्ट, ठीक है। लॉन्ग आपका डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से कुछ भी निमोनिक्स बना लेना, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं मेरा मानना है कि आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए। ये सब जो भी चीज़ें हैं पढ़ने से पहले आपका माइंड में ये सब जो भी चीज़ें फटाफट क्लिक करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं बना सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप खुद से बात किया करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं खुद से बोलता हूँ सिजिन मुझे आज ये करना है, सिजिन मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, तो माइंड ना ऑटोमेटिक काम करते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो इस हिसाब से चीज़ों को आप कर सकते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं होता है ना, तो तुम उसको फ़ोन में देख देख के रिकॉर्ड कर लेना, इसका आपका वॉइस रिकॉर्ड से, और उसको तुम सुनते रहना। सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। मैंने ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव अपना साउंड से रिकॉर्ड कर लिया था, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा, और मैं जब कोई काम नहीं रहता था मैं साउंड सुनता था, आराम से मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता था। तो इस हिसाब से भी आप चीज़ें कर सकते हो। और मेरे वीडियोस तुम अगर देखोगे तो इस टाइप से तुमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। भले मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूँ, बट उतना मोटिवेशन ज़रूर दे सकता हूँ। हाँ, तो आगे हो गया बहुत मोटिवेशन। 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव लिख लो। ईपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, बहुत बार पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जब बोला तो है, भाई ने बोला करने का तो करने का। ईपी सेंटर क्या होता है, दैट सेंटर, ठीक है। ईपी सेंटर बोले तो ऐसा सेंटर, ठीक है, चलो, ऐसा सेंटर जो सरफेस ऑफ कहाँ पे, दैट सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे सेस्मिक वेव फर्स्ट रिकॉर्डेड, पहला रिकॉर्डेड कहाँ पे होता है, सेस्मिक वेव। ये जो अभी सेस्मिक वेव पढ़े हम लोग, ये पहला कहाँ रिकॉर्डेड किया जाता है, बोलो 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 बोलो, ईपी सेंटर में, ठीक है, ठीक है। और फोकस, फोकस द प्लेस ब्रेथ सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को, जहाँ से वाइब्रेशन ओरिजिनेट होता है वहाँ बोलेंगे फोकस, ठीक है। और जहाँ पे सबसे पहला सेस्मिक वेव कहाँ पहुँचता है तो रिकॉर्डेड किया जाता है, तो ईपी सेंटर। दोनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे डिफरेंस पूछे तो सिंपल सा कुछ मत करना है, वो टेबल बना देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना ईपी सेंटर, यहाँ पे लिख देना फोकस, इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा जो ईपी सेंटर है ये सबसे पहला कौन सा वेव पहुंचता है, रिकॉर्ड किया जाता है सेस्मिक वेव में, तो याद रखना फर्स्ट वेव रिकॉर्डेड ईपी सेंटर में। तो सेस्मिक वेव कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्ट ईपी सेंटर में। और ये कहाँ पे होता है, सरफेस, यहाँ ऑन द सरफेस, सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, याद रखना सेंटर में, ठीक है। ईपी सेंटर, ईपी, अच्छा नाम से पता चला ना, ईपी सेंटर में, ठीक है, कहाँ का, अर्थ का। फोकस की बात कर लो, कैमरामैन फोकस वाला बात नहीं कर रहा है। द प्लेस ब्रेथ,
द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर, जहाँ से वाइब्रेशन क्या होता है, आप अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, जहाँ से वाइब्रेशन ऑरिजिनेट होता है उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। प्री और पोस्ट वाइब्रेशन क्या होता है, अगर लो इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन है तो बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, नॉर्मली विद अकरेंस, ये तो एक मिनट यार मैं आगे पीछे हो क्या लग रहा है, हाँ, pre and post vibration. Low intensity vibration occur before and after the occurrence of the earthquake. Normally without support and instrument vibration are not felt. ये डेफिनेशन है। इसमें सिंपल सा ये प्री और पोस्ट वाइब्रेशन क्या है, सिंपल सा ये बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन होता है पहले भी और बाद भी अर्थक्वेक के, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इसको मतलब इतना कम होता है कि हम लोग पता ही नहीं कर सकते भाई भूकंप हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट, ताकि हम लोग इसको फील नहीं कर पाते, बहुत स्लो होता है ना, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद आप किस किस तरीके से अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हो, आप घर बना के रह नहीं सकते, अर्थक्वेक का मामला अलग है, तो हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कहीं पे, अगर किससे, सिस्मोग्राफ से इम्पोर्टेंट कि आप किस चीज़ से बता सकते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो सिस्मोग्राफ से, है ना, जो क्या कर सकता है, रिड्यूस डैमेज को, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या रखेंगे, बेसमेंट, अच्छा टेक्निक यूज़ बनाएंगे, और कुछ चीज़ें हैं, और रेसिस्टेंट टेक्निक के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मतलब सिंपल सा ऐसा है कि जो भी फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पॉसिबिलिटीज़ है अर्थक्वेक आने का, तो आपको एडवांस में वाइब्रेशन या मॉडर्न मीडिया, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि फ़ोन में, सबके फ़ोन में कुछ वाइब्रेट आ रहा है, मतलब अगर कुछ इस टाइप का आपको अलर्ट मिले तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट ही मैसेज आ जाएगा या फ़ोन वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, इमरजेंसी या फिर समथिंग कुछ रहेगा, है ना, वार्निंग दिया जाता है। तो इस टाइप से वो क्या है, एक प्रिवेंट का तरीका अर्थक्वेक से, ताकि घर से लोग फटाफट बाहर आ सके। कॉर्पोरेशन और नॉन गवर्नमेंट के वो लोग क्या कर सकते, कुछ वॉलंटियर, स्कूल, कॉमन पीपल, वो लोग बहुत अहम रोल अदा करता है अर्थक्वेक में। बहुत सारे डिजास्टर हेल्प हो जाता है, लोगों को रिलीफ के लिए कुछ सामान देते हैं, अक्सर लोग बाढ़ में देते हैं ना, फ्लड जब आ जाता है तो सब लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर लोगों को देते हैं, खाना पीना राशन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो कुछ कॉर्पोरेशन, नॉन गवर्नमेंट, स्टूडेंट, कॉलेजेस वगैरह हम लोग खुद करके रखे हुए हैं सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और लोगों को ट्रेंड करेंगे कि अर्थक्वेक आएगा तो क्या करना चाहिए। कुछ लोग अर्थक्वेक आएंगे तो पता चला पोल में चढ़ गए, तो ये जो चीज़ें नहीं करना वो सब सिखाएंगे। टेबल के नीचे छुपना है, किस तरीके से छुपना है, तो ये SRF ऐसे कुछ टीम होता है ना, वो सिखाने के लिए अक्सर स्कूल में भी आता है। एक वो आपका फेमस है कि गैस सिलेंडर में आग लग जाता है, कैसे बचाते हैं, बोरा डाल करके, बाल्टी डाल करके, वो सब सिखाने आता है ना आप सबको, तो वो लोग भी सिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ये दीवार से सट के खड़े हो जाओ, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ वॉल, बिकॉज जब कोई गिरेगा तो वो आप उससे बच सकते हो, मतलब रैक के नीचे आपको सिंपल से छुपना है, क्योंकि रैक में पिलर होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। जितना चीज़ मैंने बताया बस उतना चीज़ को करके रखो, क्वेश्चन उधर से आएगा, कहीं से बनेगा नहीं। और ये लास्ट के 3 चैप्टर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, और जिसको ज़रूरी है फटाफट से कमेंट कर देना, या फिर आप जो सीधे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करना, स्कैनर सेंड होगा और आपको पेमेंट करोगे, फटाक से आपका PDF मिल जाएगा। और किस तरीके से प्रिंट करना ऑलरेडी इस पर वीडियो आ चुका है, जाके देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और जिसको नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। जिसको नाश्ता चाहिए, नीचे मैंने ऑलरेडी वीडियोस का नाश्ता लगा कर रखा है, डेली लेते रहना। और इंग्लिश मीडियम से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ओके बाय।